नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार। दक्ष एजुकेशन लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम बजट को लेकर के आए हैं, जो बजट 2026-27 है, उनको लेकर के आए हैं। इसकी 2 वीडियो बनेंगे। आज की जो पहला वीडियो होगा, उसमें हमारा प्रयास होगा कि बजट की जो फंडामेंटल्स है, जितने भी जहाँ से क्वेश्चन्स बनने के जो स्टैटिक क्वेश्चन्स बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी, नेक्स्ट पार्ट, उस नेक्स्ट पार्ट में हम जो इस वर्ष क्या-क्या चेंजेस आया है और कितना की बजट बना है, कौन-सा क्षेत्र में कितना बजट दिया गया है, किस प्रकार के फाइनेंशियल ईयर में किस प्रकार की इनकम है, एक्सपेंडिचर्स है, वो सारे देखेंगे। तो आज हम फंडामेंटल को देखने वाले हैं कि हमारी फंडामेंटल्स क्या है, जो बजट को लेकर के जो हमारे प्रश्न बनते हैं फंडामेंटल से। तो चलो आज शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हमारे पहला आपसे प्रश्न है कि व्हाट डू मीन बाय बजट? बजट है क्या? बजट है क्या? बताओगे? तो बजट का जो अगर शाब्दिक अर्थ अगर मैं बात करूँ तो बजट शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है लेदर वाले थैला। ध्यान रखोगे। ये थैला ये शब्द उस समय प्रयोग में आया जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बजट प्रेजेंट किए जा रहे थे, तो हर वर्ष देखोगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बजट आते थे, जो लेखा-जोखा 1 साल का होता था, वो प्रेजेंट करने के लिए एक थैले जो आते थे, वो लाल कपड़े में बंधा हुआ कपड़ा होता था। लेकिन उस वर्ष जो है वो प्रथम बार एक लेदर वाले बैग का प्रयोग किया गया और उसको मजाक करने के लिए जो अन्य जो विपक्षी दल थे, उनको उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका पिटारा आ गया है इस साल का, देख लो। तो वहाँ पर देखोगे तो बजट का प्रयोग हुआ लेदर के बैग को लेकर के, और ये उस समय से ये शब्द प्रयोग किए जाने लगे बजट को लेकर के कि बजट आखिर है क्या। तो बजट कह सकता हूँ, अगर मैं समान शब्दों में बजट की बात करूँ तो बजट के मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल आय एवं व्यय की जो लेखा-जोखा है, उसी लेखा-जोखा को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए जो पर मंथ जो खर्चे आते हैं घर से या जहीं से जिस भी सोर्सेज़ से आते हैं, और ये जो आपके क्या होंगे, वो इनकम कहलाएँगे, जो आपके जेब में हर मंथ का जो शुरुआत में आपके जेब में डाले जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा, ये आपके क्या है? इनकम है। और इस इनकम को आप एक महीने में कहाँ-कहाँ पे उपयोग करते हो, कहाँ-कहाँ पे खर्च करते हो, तो उन्हीं की जो पूरी ब्यौरा है, जो इसी का जो पूरी स्टेटमेंट्स है कि जो आपकी इनकम आया घर से, और इस इनकम को जो आप कहाँ-कहाँ पे खर्च करने वाले, उन्हीं का लेखा-जोखा को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। तो अगर मैं इनके ब्रॉड टर्म में बात करूँ, तो ये बजट जो हम बात कर रहे हैं, वो एक भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के बात कर रहे हैं कि ये जो बजट है कि हमारी भारत सरकार की जो पूरी लेखा-जोखा एक वित्तीय वर्ष की है कि जो भारत सरकार के कितना इनकम हुआ है और इस इनकम को कहाँ पे खर्च किए जाएँगे, उसी लेखा-जोखा को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। अगर मैं इस बजट की बात करूँ तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर आप जाएँगे तो 112 में इसका चर्चा है। तो भारतीय शब्द का जो प्रयोग किया गया वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में है, लेकिन ध्यान रखोगे कि अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान रखोगे किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 112 में जिन शब्द का प्रयोग किया गया है, वो किया गया है फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखोगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात किया, स्टेटमेंट्स का प्रयोग किया गया। व्हाट डू मीन बाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट द गवर्नमेंट की अकाउंट का इनकम और एक्सपेंडिचर है कि भारत सरकार के जो अकाउंट है, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि भारत सरकार की क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है? तो जो भारत सरकार के अकाउंट होता है, जैसे अगर मान लो आपकी जो इनकम का अगर मुझे पता करना होगा कि आपकी इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, तो आपको हम इनकम कैसे पता चले करेंगे कि आपके अकाउंट में जो पैसा आए हैं और आप उस अकाउंट से कहाँ पे आपने खर्चा किया है, ये मुझे पता चलेंगे आपके अकाउंट से। और इसमें भी आप अकाउंट कई प्रकार के अकाउंट रखे हुए हैं, तो आपके सारे अकाउंट को मुझे चेक करना होगा कि अगर मान लो आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आया है, किस सोर्सेज से आया है, आपके करंट में कितना पैसा आया है, जो आपके अकाउंट होते हैं, कौन कौन से अकाउंट होता है आपके पास? तो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, हो सकता है आपके पास एफडी हो, आरडी हो। तो ये मुझे क्या करना है कि अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो पहले हम क्या करेंगे? आपके अकाउंट को चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं और इन पैसों के आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे आप खर्चे कर रहे हो। तो इसी प्रकार से जब मैं कहता हूँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं सरकार की एक वर्ष की वित्तीय लेखा जोखा को पता करता हूँ। एक सरकार की एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार की क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, और उसके लिए मुझे क्या करना होता है? तो सरकार के अकाउंट के स्टेटमेंट को चेक करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट इज नथिंग बट द गवर्नमेंट की बैंक की स्टेटमेंट है। समझ गए हो आप मुझे? मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे सरकार की इनकम एक्सपेंडिचर को जानना है तो मुझे किसको चेक करना होगा? तो सरकार की बैंक की जो स्टेटमेंट है। तो ये जब मैं कहता हूँ कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? तो सरकार की अकाउंट का स्टेटमेंट है कि सरकार की इनकम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और इस इनकम को कहाँ पे खर्चे किए जाएंगे। अगर मैं अकाउंट की बात करूँ, जो फाइनेंशियल आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो उनके 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं भारत सरकार के पास। जैसे आपके पास 3 अकाउंट हमने बताया कि एक आपका करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, हो सकता है कि आपके पास एफडी हो, आरडी हो। इसी प्रकार से भारत सरकार के पास में 3 अकाउंट है जहां पर सरकार के इनकम को रखे जाते हैं और अगर खर्चा होंगे तो इसी अकाउंट से खर्चा किए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ। तो अगर मुझे सरकार की आय एवं व्यय को अगर जानना है तो मुझे कैसे पता करेंगे? कि सरकार की अकाउंट को चेक करेंगे कि सरकार के अकाउंट में कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ पे खर्चे किए जाएंगे। और ये सरकार के अकाउंट कितने हैं? तो 3 प्रकार के अकाउंट है। एक को हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। दूसरा जो अकाउंट है सरकार की, या दूसरे अकाउंट को हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड। और तीसरा जो अकाउंट है सरकार की, या तीसरा अकाउंट को हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी फंड, कॉन्टिजेंसी फंड। ये 3 प्रकार के सरकार के अकाउंट है, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड और कौन सा अकाउंट है? तो ध्यान रखोगे तीसरा जो अकाउंट है हमारा है वो कंटिजेंसी फंड है। तो ये 3 प्रकार के अकाउंट भारत सरकार के। कंसोलिडेटेड फंड में किस प्रकार के अकाउंट है, किस प्रकार के पैसे रखे जाते हैं, और पब्लिक अकाउंट में किस प्रकार के पैसे रखे जाते हैं, और कंटिजेंसी फंड में किस प्रकार के पैसे रखे जाते हैं, और इसका वर्णन कहाँ पे है उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड जो है, चलो अगला स्लाइड पे आते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, ध्यान रखोगे कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा मान लो अगर मैं पूछूं कि इसका जो अकाउंट है वो कहाँ पे खोला होता है, तो ध्यान रखोगे ओपन विथ अकाउंट, ओपन विथ आरबीआई। कहाँ पे इसका अकाउंट होता है? तो ध्यान रखोगे आरबीआई में होता है। ये अकाउंट कहाँ पे होते हैं? तो ध्यान रखोगे कौन सा बैंक में जो कंसोलिडेटेड फंड जो भारत सरकार के अकाउंट होती है वो कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखोगे आरबीआई में अकाउंट खुला हुआ होता है। इसमें किस प्रकार की अमाउंट को रखे जाते हैं? तो ध्यान रखोगे इसमें जो अमाउंट होते हैं ये कौन सा होता है? तो ध्यान रखोगे नॉन रिफंडेबल होते हैं, टैक्सेबल इनकम होते हैं, मतलब जहाँ पे इसको रिफंड नहीं करने होते हैं जिस पैसे को। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये जो टैक्स से जो इनकम प्राप्त हुआ है, क्लियर है, जितने भी टैक्सेबल इनकम है, चाहे वो इनकम टैक्स से हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्स से हो, डायरेक्ट टैक्स से हो या इनडायरेक्ट टैक्स से जो भी प्राप्त हो रहा है, ये सारे पैसे कहाँ पे रखे जाते हैं? इसमें। या जितने भी फाइन वगैरह रख रहा है, पेनाल्टी वगैरह लग रहा है, उनसे जो आपका पेमेंट प्राप्त होता है, ये सारे पेमेंट कहाँ पे रखे जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड में। तो ध्यान रखोगे कंसोलिडेटेड फंड में कौन से पैसे रखे जाते हैं? तो जिसपे सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती है, मतलब इन फ्यूचर ये सरकार इन पैसे को रिटर्न नहीं करने वाली है, रिफंड नहीं करने वाली है, वैसे पैसे जो होता है सरकार का जो इनकम होता है वो कौन सा अकाउंट में रखा जाता है? तो कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। अगर मैं इस फंड की बात करूँ कि इस फंड जो है वो इसका रेगुलेशन कौन करता है, कौन रेगुलेट करता है इसको? तो ध्यान रखोगे इसका जो रेगुलेट है वो किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? ध्यान रखोगे किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। कि अगर मान लो इस फंड से पैसा निकालना हो तो इस फंड के पैसा जो निकाले जाएंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा निकाले जाएंगे, और इसके लिए एक बिल लाना पड़ता है जिस बिल का नाम है एप्रोप्रिएशन बिल, जिसका वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 114 में है। ध्यान रखोगे कौन सा बिल होता है? तो एप्रोप्रिएशन बिल होता है। ध्यान रखोगे कौन सा बिल है? एप्रोप्रिएशन बिल है। तो अगर इस अकाउंट से पैसा निकालना हो तो ये पैसा कौन निकालेंगे? तो ध्यान रखोगे पार्लियामेंट से ये पैसा निकलता है, मतलब आपको बिल लाने होंगे और इस बिल पर ये सारे कार्य को अमाउंट लिखना होगा, इसमें कार्य बताना होगा कि भाई साहब ये पैसे जो निकाले जा रहे हैं किस वजह से निकाले जा रहे हैं, किस क्षेत्र में खर्चा किए जाएंगे, और फिर ये बिल हाउस में पेश किए जाएंगे लोकसभा में, और फिर यहाँ पे ये बहुमत से पारित होंगे, और पारित होने के बाद फाइनली फिर किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, फिर आरबीआई को भेजे जाएंगे, तब जाकर के यहाँ से पैसा निकलेंगे। तो ध्यान रखोगे जो कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा होता है, अमाउंट होता है, उसका रेगुलेशन किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है। मतलब यहाँ पर जो पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनके सहमति से ही पैसे निकाले जाएंगे। ध्यान रखोगे इसका वर्णन कहाँ पे है? तो ध्यान रखोगे इसका वर्णन जो है वो भारतीय संविधान की अनुच्छेद
266 में है। इसका वर्णन कहाँ पे है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 में है। इसका प्रावधान किया हुआ है। कहाँ पे है? 266 में। तो ध्यान रखोगे, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं कि कंसोलिडेटेड फंड क्या है। तो ध्यान रखोगे, भारत सरकार की एक अकाउंट है और इस अकाउंट में किस प्रकार की पैसे रखे जाते हैं? भारत सरकार की इनकम को रखे जाते हैं। तो ध्यान रखोगे, वैसा इनकम को सरकार के रखा जाता है जिसके ऊपर सरकार की देनदारी नहीं बनती है, मतलब भविष्य में इन पैसे को सरकार रिटर्न नहीं करने वाली है। वैसे अमाउंट को जो है वो किस फंड में रखते हैं? तो कंसोलिडेटेड फंड में रखे जाते हैं। ध्यान रखोगे, इसका जो रेगुलेशन है वो कौन करता है? तो रेगुलेशन पार्लियामेंट करते हैं इन फंड का। कि अगर मान लो इससे पैसे निकालना हो तो ये पैसे कैसे निकाले जाएंगे? तो थ्रू पार्लियामेंट निकाले जाएंगे। आपको पार्लियामेंट में बिल पेश करना होगा और इस बिल को फिर पार्लियामेंट से पास करवानी होगी और पास करवाने के बाद फाइनली फिर ये पैसे निकाले जाएंगे आरबीआई से। अकाउंट कहाँ पे होता है? तो ध्यान रखोगे, आरबीआई में होता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 में होता है। तो जो हमने कहा कि जो आर्टिकल 112 जो है, 112 किसका बात करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? तो स्टेटमेंट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट की जो बैंक की अकाउंट है, जो 3 प्रकार की अकाउंट है, ये तीनों अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उन्हीं का यहाँ पे क्या होता है? वर्णन होता है। इसमें से हमने पहला अकाउंट देख ली कि पहला अकाउंट सरकार के ये होते हैं। इसमें खर्चे कौन सी होती है, इनकम कौन सा होता है, कौन इसको रेगुलेट करता है? तो ध्यान रखोगे, पार्लियामेंट करते हैं। अगला जो हमारा है वो पब्लिक अकाउंट फंड है। पब्लिक अकाउंट फंड है जो सरकार के दूसरा अकाउंट है। और इसमें जो आप ध्यान रखोगे, इसका भी अगर मैं अकाउंट की बात करूं कि अकाउंट कहाँ पे होता है, तो वो भी कहाँ पे होते हैं? आरबीआई में होता है। ओपन विथ आरबीआई होता है। तो ये अकाउंट कहाँ पे होते हैं? आरबीआई में यह अकाउंट होते हैं। ध्यान रखोगे। अगला अगर मैं इससे बात करूं कि ये जो फंड है वो पैसा कौन से रखे जाते हैं, इसमें जो अमाउंट होता है वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखोगे, इसमें जो अमाउंट होता है रिफंडेबल होता है, पेएबल होता है। मतलब एक प्रकार के जो आपने, जैसे अगर मान लो आपने पीएफ कटवाए, जो आपने इंश्योरेंस में जो आपने पैसे जमा कर रहे हो, या पेंशन स्कीम में जो आप पैसा जमा कर रहे हो, जो कई प्रकार के जो पेंशन स्कीम जब अभी आया हुआ है, अटल पेंशन योजना है, मानधन योजना है, तो इस प्रकार की योजनाओं में जो आप पैसा जमा करते हो, तो ये जो पैसा जाता है वो किस अकाउंट में? भारत सरकार की जाता है। तो ध्यान रखोगे, पब्लिक अकाउंट फंड में जाता है, जो भविष्य में आपको रिटर्न करेंगे। तो ध्यान रखोगे, इसमें किस प्रकार के अकाउंट पैसे रखे जाते हैं पब्लिक अकाउंट में? तो वो पैसा सरकार की होती है जो भविष्य में आपको रिटर्न करेंगे, मतलब रिफंडेबल होता है, पेएबल होता है, मतलब इस पर देनदारी सरकार की बनती है। पहले वाले में आपने क्या देखा कि इस पर सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती है, इस पर सरकार की देनदारी बनती है। तो ध्यान रखोगे, इसमें जो अमाउंट रखे जाते हैं वो कौन सा रखे जाते हैं? जैसे आपने अगर मान लो सर्विस में है तो जो आपको पीएफ कट रहे हैं, जो पेंशन स्कीम में जो आपका पेंशन स्कीम जो एनपीएस वगैरह कट रहा है, जो भी आपने इंश्योरेंस वगैरह का जो आप पैसा जमा कर रहे हैं, या जो पेंशन स्कीम में जो भी आपका जो अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है, जो पेंशन स्कीम में काम कर रहा है, तो ये पेंशन वाला जितने भी पैसा स्कीम वाले जो पैसा है वो सारे कहाँ पे जमा होता है? तो ध्यान रखोगे, पब्लिक अकाउंट फंड में जमा होता है, जो भविष्य में सरकार उन पैसों को रिफंड करने वाली है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसका रेगुलेशन कौन करता है इस अकाउंट का, तो इस अकाउंट का जो रेगुलेट है, उस अकाउंट की जो रेगुलेट है वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, मतलब कह सकता हूँ मैं समान शब्दों में प्रधानमंत्री के पास, कैबिनेट के पास। ध्यान रखोगे, पहले वाले में हमने क्या बताया था कि इसका जो रेगुलेशन होता है वो पार्लियामेंट के पास है, जबकि पब्लिक अकाउंट फंड की जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। मतलब अगर मैं समान शब्दों में कहूँ तो ये प्रधानमंत्री इस फंड का यूज कर सकता है बिना पार्लियामेंट के सहमति का, बिना पार्लियामेंट के मेंबर में पार्लियामेंट में बिल पेश किए वो उस अमाउंट को यूज कर सकता है। ध्यान रखोगे इस चीज़ को। इसका वर्णन कहाँ पे है? तो ध्यान रखोगे, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 का क्लॉज 1 जो है उसमें इसका वर्णन किया गया। तो याद रखोगे, पहला पब्लिक अकाउंट फंड, दूसरा फंड है भारत सरकार की। कहाँ पे अकाउंट खुला हुआ होता है? तो आरबीआई में खुला होता है। अमाउंट कौन सी होती है? जिसमें सरकार की देनदारी बनती है, मतलब जिसको भविष्य में इन अमाउंट को रिटर्न्स आपको करेंगे। तो किस पैसे को आपको रिफंड करते हैं? तो जो आप पीएफ कटवा रहे हो, एनपीएस में जो पैसा कटवा रहे हो, इंश्योरेंस में जो आप पैसा जमा कर रहे हो, या जो अनऑर्गेनाइज वर्कर जो पेंशन स्कीम जो भारत सरकार की है, इस स्कीम में जो पैसा डाल रहे हैं, तो क्या ये भविष्य में आपको पैसा रिटर्न नहीं करेंगे? तो करेंगे। तो जो पैसा भविष्य में आपको रिटर्न्स करेंगे, ये सारे इनकम जो सरकार की है, तो ये भी तो सरकार की एक प्रकार की इनकम है। तो ये इनकम कहाँ पे रखे जाते हैं? तो सरकार की जो दूसरा अकाउंट है पब्लिक अकाउंट फंड, उसमें ये पैसे को रखे जाते हैं। अकाउंट कहाँ पे खुला होता है? आरबीआई में। इसका रेगुलेट कौन करता है? तो ध्यान रखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, भारत सरकार के पास इसका रेगुलेशन होता है। मतलब बिना पार्लियामेंट के सहमति का इस अकाउंट से पैसे का यूज किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर।
और इसका वर्णन कहाँ पे है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 में है। अगला जो हमारे पास एक और जो अकाउंट भारत सरकार की है, इसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड, एक कंटिजेंसी फंड क्या है, तो ध्यान रखोगे ये आपका आकस्मिक निधि बोला जाता है। जब मान लो भारत सरकार को किसी प्रकार की इमरजेंसी में फंड की आवश्यकता पड़ता है, तो वैसे में इस फंड का यूज किया जाता है। इसका भी अकाउंट कहाँ पे होते हैं, तो ध्यान रखोगे अकाउंट जो होता है ओपन विथ आरबीआई होते हैं, ध्यान रखोगे आरबीआई में होते हैं। यहाँ पे कौन सा अमाउंट को रखे जाते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो ध्यान रखोगे जो आपका कंटिजेंसी फंड में जो है आपका कंसोलिडेटेड फंड का, कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसा को ट्रांसफर करके इसमें डाले जाते हैं, इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए, आपातकाल को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखोगे। इसका जो रेगुलेशन होता है वो रेगुलेशन जो किसके पास है, रेगुलेट कौन करता है, तो ध्यान रखोगे इसका जो रेगुलेट है वो प्रेसिडेंट के पास है। बताते इसका यूज़ क्या है, तो ध्यान रखोगे जैसे अगर मान लो कि आज है, कल किसी प्रकार की आपदा आ जाए, किसी प्रकार की डिजास्टर आ जाए, या कल अगर मान लो किसी प्रकार की वार डिक्लेयर कर दिया जाए भारत सरकार के द्वारा, किसी के जो हमारे जो दुश्मन कंट्री यहाँ पे वार डिक्लेयर होता है, और यहाँ पे तत्काल हमें डिफेंस के लिए पैसे चाहिए। अब डिफेंस के लिए तत्काल पैसे चाहिए, तो हमने क्या बताया था कि जो सारे इनकम होते हैं, मैक्सिमम जो सरकार के जो खर्चे होते हैं, जो स्कीम में जो होता है पैसा, जो एक पैसा जो खर्चे किया जाता है, जो प्लांट वाले जो पैसा खर्चा किया जाता है, वो किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड से। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड का हमने लास्ट में बताया हुआ है कि यहाँ से पैसा जो निकाला जाता है वो थ्रू पार्लियामेंट निकाला जाता है, पार्लियामेंट निकाला जाता है। और पार्लियामेंट कैसे निकलते हैं, तो हमने क्या बताया था कि आर्टिकल 114 में एक बिल है जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, उसके लिए एक बिल पेश करेंगे और बिल के बाद यहाँ से पैसे निकालेंगे। अब अगर मान लो कि अभी आपका युद्ध डिक्लेयर किया हुआ है और वैसे में आपको तत्काल फंड चाहिए, तो क्या आप करोगे, इस बीच में आप पार्लियामेंट की बैठक बुलाओगे। ये भी तो खतरा है कि एक जगह पे आप देश के सारे नेताओं को एक जगह बैठा रहे, हो सकता है कि ये टारगेट कर ले पार्लियामेंट को। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि आप उस समय तत्काल आप पार्लियामेंट की बैठक बुलाओगे, नहीं बुलाओगे। और वैसे में जो तत्काल फंड आपको पैसे की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पैसा निकालने के लिए आपको समय चाहिए, क्योंकि आप पार्लियामेंट को बुलाओगे, फिर बिल पेश करोगे, फिर दोनों हाउस में बिल जाएंगे, बहस होंगे, फिर जाकर के आरबीआई के पास आप भेजोगे, फिर पैसा निकलेंगे। तो यहाँ पर टाइम टेकन वाली है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि कुछ पैसे जो है हम कंसोलिडेटेड फंड से ट्रांसफर कर देते हैं कंटिजेंसी फंड में, और इस कंटिजेंसी फंड का जो पूरी तरह से अथॉरिटी होता है, रेगुलेशन होता है, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। ऑन द एडवाइस ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ किसके खर्चा करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर यह खर्चा कर सकता है। तो ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो रखा जाता है ये ध्यान में रख करके, इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए, कुछ पैसे जो होता है कंसोलिडेटेड फंड से वो कंटिजेंसी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी समय पे आपदा आ जाए या किसी प्रकार के वार डिक्लेयर हो जाए, तो वैसे में जो इमरजेंसी में जो पैसा यूज होंगे वो कहाँ से होंगे, तो कंटिजेंसी फंड से किए जाएंगे। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। कि तुरंत प्रेसिडेंट से क्या निर्देश जाएगा कि भाई साहब आप मुझे कुछ पैसे चाहिए, और यहाँ से ये पैसे फिर आरबीआई को निर्देश करेगा, वहाँ पे अपना साइन करेंगे, आरबीआई पैसा निकाल करके देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो 3 फंड है जो हमने आर्टिकल 12 में डिस्कस किया था कि आर्टिकल 12 में क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 12 क्या है। तो हमने बात किया था कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट किस चीज़ का है, तो ध्यान रखोगे सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है। और सरकार की इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ से पता चलेगा, तो इनके अकाउंट से पता चलेगा। तो अगर आर्टिकल 12 में जाओगे तो इसका क्या कर रहा है कि इनके जो स्टेटमेंट्स है, जो बैंक स्टेटमेंट्स है भारत सरकार की, इसी स्टेटमेंट की बात करता है कि भारत सरकार की जो तीनों बैंकों में पैसा कहाँ से आ रहा है अकाउंट में, कहाँ पे खर्चा किए जाएंगे, क्लियर है। इसी स्टेटमेंट का चर्चा किया हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों लिखा हुआ है। तो ये भारत सरकार की अकाउंट का स्टेटमेंट की बात करता है कि भारत सरकार की जो अकाउंट है, 3 अकाउंट है, इस तीनों अकाउंट के स्टेटमेंट को चेक किए जाएंगे। क्लियर है कि सरकार की इनकम कहाँ से हो रही है और कहाँ पे खर्चे किए जाएंगे, जिसमें 3 प्रकार के अकाउंट है, कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट फंड और कंटीजेंसी। कंसोलिडेटेड मतलब जहाँ पे सरकार की वैसा फंड, वैसा अकाउंट जहाँ पे सरकार की देनदारी नहीं बनती है, वैसा अकाउंट जहाँ पे सरकार की देनदारी बनती है, और वहाँ पर उन पैसे को रखा जाता है जो कंसोलिडेटेड फंड से ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए, आपदा को ध्यान में रखते हुए जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और इसका रेगुलेशन राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आर्टिकल 112 समझ गए होंगे कि 12 जो बात कर रहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि ये वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा है। तो वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा किसका है कि एक वर्ष में
जो सरकार की आय है और व्यय है उसका जो लेखा जोखा है, किस प्रकार के लेखा जोखा है, तो सरकार के जो पता कहाँ से चलता है हमें लेखा जोखा, तो उनके अकाउंट से। तो एक मैं के समान शब्दों में कहूँ कि इसमें किसका लेखा जोखा है, तो बैंक स्टेटमेंट का। किसका बैंक स्टेटमेंट, तो भारत सरकार की बैंक स्टेटमेंट का इसमें पूरी वर्णन होता है आर्टिकल 12 में। तो वहां तक समझ गए होंगे। चलो जी, अब आगे आ जाते हैं। कुछ जो स्टैटिक प्रश्न है जो बनते हैं यहाँ से, वो स्टैटिक प्रश्न क्या है, तो बताएंगे कि मुझे कि भारत के लिए जो पहला बजट प्रेजेंट किया गया था, तो जो फर्स्ट बजट है, बजट जो है फर्स्ट बजट फॉर ब्रिटिश इंडिया, मतलब जिसमें भारत आज़ाद नहीं हुआ था, प्री इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ। तो पहला बजट जो भारत के लिए जो प्रेजेंट किया गया था वो कब किए गए थे, तो ध्यान रखोगे ये जो बजट पेश किया गया था वो 1860 में पहला बजट पेश किए गए थे। इससे पहले जो होता था बजट जो भारत के लिए आते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही बजट होते थे, और इसी में से कुछ खर्चे जो है भारत के लिए तैयार होते थे। मतलब भारत के लिए अलग से कोई बजट की व्यवस्था नहीं था। प्रथम बार जो भारत के लिए अलग से बजट की व्यवस्था हुआ 1960 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया अलग से कि भारत का एक बजट होंगे, वो प्रथम बार है। ध्यान रखोगे किसने पेश किया था भारत के लिए, तो ध्यान रखोगे कौन थे वो व्यक्ति, तो ये जो पेश किया गया था बाई जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा, सॉरी जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे पहला बजट जो भारत के लिए पेश किया गया था अलग से, इससे पहले जो भारत के लिए बजट होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही एक इंटीग्रेटेड बजट होता था, अलग से कोई बजट भारत के लिए नहीं होते थे। लेकिन प्रथम बार जो अलग से बजट बनाया गया भारत के लिए वो 1860 में पेश करने वाला व्यक्ति कौन है, तो जेम्स विल्सन है। चलो जी, अगर मैं आज़ादी के दौरान की बात करूं कि जब हमारा इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ तो आंतरिक सरकार में जो पहला वित्त मंत्री बने वो कौन बने अंतरिम सरकार में, तो ध्यान रखोगे अंतरिम सरकार का जो 46 में फॉर्मेशन हुआ 1946 में, उसका जो प्रथम वित्त मंत्री बने वो लियाकत अली थे। प्रथम वित्त मंत्री कौन बने, लियाकत अली बने, जो मुस्लिम लीग के नेता थे। बाद में जाकर के उन्होंने शामिल नहीं हुआ गवर्नमेंट में, तो रिजाइन कर दिया गया। अगर मैं कहूँ कि इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पहला बजट है किसने पेश किया, तो ध्यान रखोगे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट बजट है, फ्री इंडिया की जो फर्स्ट बजट है, फर्स्ट बजट जो है वो पेश किया गया आर के षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पहला बजट है वो पेश करने वाला व्यक्ति कौन है, तो आर के षणमुखम चेट्टी है। ध्यान रखेंगे। अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाला कौन है, तो ध्यान रखोगे मोरारजी देसाई। कितने बार उन्होंने पेश किया है, तो ध्यान रखोगे 10 बार। और अगला अगर मैं कहूं कि लगातार सबसे ज्यादा बार बजट करने वाला कौन है, हमारा हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये कैमा बार बजट है, तो ध्यान रखोगे 9वीं बार है। कैवी बार है ये, 9वीं बार बजट पेश किया, जिसमें से 2 बार इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट क्या होता है, तो ध्यान रखोगे जिस साल इलेक्शन होता है तो इलेक्शन वाले वर्ष में जो जैसे अगर मान लो कि जून जुलाई में इलेक्शन है, बजट आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में फर्स्ट डे में प्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो ये जो आपका जून जुलाई तक का जो बजट बनते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरिम बजट। क्योंकि ऐसा संभावना ये होता है कि अगर मान लो सरकारें बदल जाए तो जो सरकारें बदलेंगे वो अपने हिसाब से बजट बनाएंगे कि कहाँ पे खर्चा करना है, किस प्रकार के खर्चा करना है, क्योंकि इलेक्शन में अपना ही वादा किया हुआ होता है कि हम ये चीज़ें लाएंगे, तो ये बजट भी तो अपने अनुरूप बनाएंगे। तो जिस साल इलेक्शन होता है उस इलेक्शन वर्ष में देखोगे तो 2 बजट पेश किए जाता है। एक होता है इंटरिम बजट जो इलेक्शन से पूर्व होते हैं, और फिर इसके बाद फुल बजट होता है। तो ध्यान रखोगे, तो इसमें से 9 बार में से 2 बार क्या है, इंटरिम बजट है।
जिसको हम बोलते हैं अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट क्यों होता है? तो ये इलेक्शन वर्ष में होता है, ध्यान रखोगे। कारण क्या होता है कि अगर मान लो इलेक्शन में सरकार बदल गई तो जो सरकार में आएंगे और जो जनता से उन्होंने वादा किया उसी अनुरूप अपना बजट बनाएंगे, खर्चे को तैयार करेंगे कि मुझे फलना सेक्टर में ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो इसी अनुसार के इसी के लिए ध्यान रखोगे तो इलेक्शन वाले वर्ष में 2 बजट पेश होते हैं। जो शुरुआत में होता है उसको बोलते हैं इंटरिम, और बाद में जो होता है उसको बोलते हैं फुल बजट। तो ये 9 बार में से 2 बार क्या हमारा इंटरिम बजट है, ध्यान रखोगे। चलो, अगर मैं कहूँ कि वैसे कितने प्रधानमंत्री रहे हैं जो बजट पेश किए, मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, तो वैसे भारत के 4 लोग हैं, ध्यान रखोगे कि जो पीएम रहते हुए जो बजट पेश किए हैं, बजट के पेश किए हैं, तो ये 4 हैं, ध्यान रखोगे। ऐसे 4 प्रधानमंत्री हैं, पीएम है जो पेश किए हैं। पहला हमारा है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, याद रखोगे। तीसरा हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिससे पहले राजीव गांधी लिख लो। हमारा अगला है राजीव गांधी। और लास्ट हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान रखोगे। तो ऐसे 4 प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए हैं। तो ध्यान रखोगे ऐसे कितने प्रधानमंत्री भारत के हैं जो इस पद पर रहते हुए बजट भी पेश किए हैं। तो बजट पेश करने वाले 4 प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह है। जो 4 प्रधानमंत्री हैं वो अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के रूप सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में वह वित्त भी पेश किए हुए हैं। चलो जी, अगले कुछ प्रश्न को देख लेते हैं कि अगर मैं स्टेट बजट की बात करूं तो स्टेट बजट की प्रोविजन कहाँ पे है भारतीय संविधान में? तो ध्यान रखो कि इसका जो प्रोविजन है वो प्रोविजन हमारा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 202 में। कहाँ पे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में, ध्यान रखोगे। इसमें कुछ चीज़ें और बेसिक चीज़ें आप देख लेते हैं कि अगर शुरुआत के वर्षों में जाओगे तो जो भारत में बजट पेश किए जाते थे वो शुरुआती से लेकर के 1990 तक 1999 तक, तो 1999 तक अगर आप जाएंगे तो भारत में जो बजट पेश किए जाते थे वो शाम को 5 बजे किया जाता था। शाम को 5 बजे तक होते थे। जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है देख लो। तो कब तक होते थे? तो शाम 5 बजे जो है वो बजट पेश होते थे। कारण क्या था? तो ये ध्यान रखोगे कॉलोनियल प्रभाव ही था, क्योंकि ब्रिटिश के अनुसार ही हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश पहले 5 बजे ही भारत के लिए पेश करते थे। कारण क्या था कि अगर भारत और ब्रिटिश के टाइम में अगर आप देखोगे तो अंतर क्या है? तो लगभग 5.5 घंटे के अंतर है। कितने घंटे के अंतर है? तो लगभग 5.5 घंटे के अंतर है, क्योंकि भारत तक जो पड़ता है वो 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। तो अगर आप जाकर के निकालोगे, इसका टाइम निकालोगे तो 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। तो अगर इतना डिग्री बराबर निकलेंगे आपको 5.5 घंटा। तो लगभग अगर आप देखोगे जाकर के तो भारत और लंदन के बीच में जो टाइम जो है डिफरेंसेस है वो 5.5 घंटे के, मतलब जो है कि ये हमारे क्या जो भारत जो है वो 5.5 घंटा पहले हमारे क्या क्या होता है सूर्य उगता है। तो अगर आप जाकर के अगर मैं 5:30 बजे बात करूँ लंदन के अनुसार, तो इस समय भारत में अगर मैं कहूँ कि 5:30 अगर लंदन में बज रहा होगा तो भारत में अगर भारत में 5:30 बज रहा होगा तो लंदन में कितना बज रहा होगा? तो ध्यान रखोगे कि ये लंदन में लगभग 5:30 माइनस कर लो तो आपको लगभग 11:30 हो रहा होगा भारत में, लंदन में 11:30 हो रहा होगा ये। तो ये जो भारत में 99 तक जो बजट पेश करने की जो कल्चर थी वो यूरोप के अनुसार ही था। 1999 में यशवंत सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसको चेंज किया और फिर इसको 11 बजे किया। तो 1999 के बाद से जो बजट है वो 11 बजे पेश होना शुरू हुआ यशवंत सिंह के वजह से, जब उन्होंने इसको डेट को चेंज किया। इससे पहले क्या था कि शाम को 5 बजे पेश किए जाते थे। कारण क्या था कि जो अंग्रेजों ने शुरुआत किया था बजट पेश करने की कल्चर को, इसी को कंटिन्यू चलते आ रहा था। ध्यान रखोगे इस चीज़ को। दूसरा अगर आप मैं बात करूँ इसको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसमें पहले क्या था कि 2017 तक अगर आप बजट देखोगे, 2017 तक जो बजट था वो बजट हमारा जो होता था वो लास्ट डे होता था, डे ऑफ फरवरी में पेश किया जाता था। लास्ट डे ऑफ फरवरी या फर्स्ट डे ऑफ डे ऑफ मार्च होता था हमारा।
मतलब जो हमारा फर्स्ट वीक या फर्स्ट डे ऑफ मार्च होता था, उसमें बजट को पेश किए जाते थे। लेकिन हमने 17 के बाद से इसको क्या किए, चेंज कर दिए, और 17 के बाद से जो बजट पेश होने लगा वो आपका फर्स्ट डे ऑफ फरवरी होने लगा। तो फरवरी के शुरुआत में लाया गया। इसके पीछे भी कारण क्या है, तो कारण ये है कि अगर आप देखोगे तो बजट को पास करने के लिए जो मैक्सिमम दिन लगता है वो मैक्सिमम डे लगभग 70 डे की समय होता है, जिसमें आपको पास करना होता है। तो अगर मान लो कि बजट आपकी जो पेश हुआ है, अगर मान लेते हैं कि आपने मार्च में पेश किया और बजट को पास करने के लिए जो मैक्सिमम समय मिलता है आपको 75 दिन, तो अगर मान लो 1 मार्च को आपने बजट पास किया है, मतलब पेश किया है, तो ये कब तक पास होंगे, तो पूरी मार्च लग जाएंगे, अप्रैल लग जाएंगे, और ये जून चला जाएगा। तो अगर मान लो आपके जून में जाकर के क्या हुआ, बजट पास हुआ, क्लियर है। अब जून में बजट पास होने के बाद आपने पैसे को, फंड को अलॉटमेंट किया डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के लिए। अगर मान लो कि आपने डिस्ट्रिक्ट डीएम को आपने कहा कि वैसा फलना रोड बनवा दो, या भवनें बनवा दो, या बिल्डिंगें बनवा दो, सड़कें बनवा दो, आपने इसको काम दिए। और फंड आपने कब दिए इसको, क्योंकि आपके फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हो गया था, 1 अप्रैल से। फंड इसके पास गया कब, जून में। अब साल के अंत में आपने असेसमेंट किया, असेसमेंट करने के बाद अगर मान लो कि सीएम और डीएम आते, पीएम आते हैं और डीएम को ये फटकार लगाते कि भाई साहब आपने, आपके काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आपके जो हमने काम दिए थे वो काम आप किए नहीं। क्योंकि अगर मान लो कि हमने यहाँ पे आवास आवंटन के लिए काम दिए थे, आपने पूरा काम नहीं कर पाए। हमने टारगेट रखा था कि सब पूरा 2027 तक हम सबको पक्के मकान बांट देंगे, तो आप ये कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर डीएम के पास एक कॉमन एक्सक्यूज होता था। क्या एक्सक्यूज होता था कि भाई साहब हमारे पास जो काम के लिए जो समय मिला वो मात्र 9 महीना समय मिला। क्योंकि भाई साहब देखो कि आप, हमारे पास फंड आया कब, जून में। आप हमसे इंड कब हो रहा है, तो मार्च में। तो अगर आप देखोगे तो मार्च से जून के बीच ही तो हमने काम किए ना, क्योंकि आपने अप्रैल से लेकर के जून के बीच में आपने मुझे पैसे नहीं दिए, तो हम तो बैठे हुए थे। तो हमने काम मात्र के 9 महीना, और आप हमसे काम के मांग रहे हैं हिसाब 12 महीना का, तो ये कैसे होगा भाई। आप तो 3 महीने तो हमें बिठा करके रखे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट को 1 महीना पीछे खसकाया, ताकि क्या हो कि पर्याप्त जो लोगों को काम करने के लिए समय जो है वो बढ़ करके 11-12 महीना तक मिल सके। डीएम को जो एक्सक्यूज दे रहा था हमें बार बार कि वैसा हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप काम हमको दिए 9 महीना के लिए, पर 9 महीना ही हम काम कर पाए, और काम का हिसाब मांग रहे हैं 12 महीना का, तो कहाँ से हो पाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया गया 17 में, कि ये जो आपका अप्रैल मार्च में जो बजट पेश होता था, इसको फरवरी में कर दिया गया, ताकि क्या हो कि 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिले। और दूसरा ये भी कि जो 75 दिन आपको मैक्सिमम मिलता है, हो सकता है कि अगर अच्छा से बजट अगर पेश कर ले पार्लियामेंट में, अगर सहमति अच्छा से हो जाए, तो हो सकता है कि इसको हम बजट पास करवा ले 50 दिन में, 55 दिन में। तो अगर आप देखोगे जाकर के, तो अगर 50-55 दिन में हम पास करवा लिए, तो मैक्सिमम हमको देखेंगे कि अप्रैल तक हमारा बजट पास हो चुका होता है। तो अप्रैल में अगर मान लो सारे डिस्ट्रिक्ट में पैसे मिल जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे, तो फिर इसके पास भी पर्याप्त समय होगा। जो एक्सक्यूज दे रहा था, बहाने दे रहा था कि मेरे पास समय ही नहीं है, कम समय मिलता है काम करने के लिए, हम इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तब इसके पास भी पर्याप्त समय होगा तो काम करेंगे। तो इस वजह से देखोगे तो 17 में उन्होंने क्या किया गया, इसको उन्होंने फरवरी कर दिया गया, कि जो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी होगा उस दिन हम बजट को पेश कर देंगे किसी भी हाल में, ताकि हमारे पास क्या हो कि लगभग अप्रैल आते आते, लास्ट अप्रैल और मई आते आते हमारे क्या हो जाए कि बजट पास हो जाए, और ये पैसे सभी को आवंटन कर दिया जाए, ताकि हमारे जो अधिकारी और बाकी जो लोग हैं उसको काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। तो ये हमारा आज का जो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था वो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि इस बार का बजट कितना है, कहाँ से कितना पैसे आए हैं, कहाँ पे कितना पैसा गया है, कितना हमारा आपका वित्तीय घाटा वगैरह हुआ है, इस बार का फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ है। तो ये सारे जो चर्चा करेंगे, अगले हम जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम सारे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।